देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका आज की खबर में, जिसमें होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल की खबर और मौसम का हाल भी। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत में निर्मित रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत और बढ़ते विश्वास का प्रतीक। डिफेंस एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री। बनासकांठा के डीसा में नए सैन्य हवाई अड्डे की रखी आधारशिला। शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी 5G दूरसंचार सेवा। प्रधानमंत्री ने की गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। राजकोट और जूनागढ़ को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष निर्वाचित। 26 अक्टूबर को संभालेंगे पदभार। सोनिया गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा सीट से भरा पर्चा। कांग्रेस ने भी जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में लगाया मार्शल लॉ। सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को मिली आपातकालीन शक्तियां। रूसी हमलों से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आज से जन परामर्श शुरू करने की सहमति दी। उन्होंने दिल्ली में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की तैयारी समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठक में इसे मंजूरी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन का विकल्प और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक साधन है। वे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड फटने से 2 मजदूरों की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया लश्कर-ए-तैयबा का हाइब्रिड आतंकवादी। आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में कामाख्या मंदिर का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि स्वच्छता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने करीब 15 साल की जांच के बाद 307 प्राचीन वस्तुओं को भारत को लौटाया, जिन्हें चुराकर या तस्करी के जरिए देश से बाहर ले जाया गया था। इन वस्तुओं की कीमत करीब 40 लाख अमेरिकी डॉलर है। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवाद की सूची में शामिल करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को बाधित किया। अमेरिका ने कहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों का तेल उत्पादन में कटौती का फैसला एक भूल है, जिससे रूसियों को फायदा हुआ है। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ने से जुड़े जोखिमों का सामना करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि बाह्य दबाव से भारत की साख को लेकर जोखिम सीमित है। ब्रिटेन में खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ने से सितंबर में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर 10.1% पर पहुंच गई। अगस्त में महंगाई में 9.9% की वृद्धि हुई थी। साजन भानवाला अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले ग्रीको रोमन पहलवान बन गए, जिन्होंने यूक्रेन के दमित्रोविस्की को कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में हराया। खबरें विस्तार से। उत्तरी गुजरात के डीसा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनकर उभरेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में
डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा बल 101 वस्तुओं की एक सूची जारी करेंगे जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के 411 साजो सामान और उपकरण ऐसे होंगे जिन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत डिफेंस एक्सपो है क्योंकि पहली बार इसमें केवल भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात पिछले कुछ सालों में 8 गुना बढ़ा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। महासागर साझा हितों वाले राष्ट्रों के एक समूह के रूप में हमें जोड़ता है। गांधीनगर में IOR प्लस रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में सभी के लाभ के लिए नियम आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम करने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में भारत का नाम जुड़ा है, यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। हम इसके प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की भावना भी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा होता है तो पूरी दुनिया कई तरह से इसके प्रभावों को महसूस करती है। Terrorism, exported, supported or coordinated through maritime routes, remains a major concern, and India continues to guard against the spread of terrorism by sea routes. Piracy has been suppressed in the western Indian Ocean with concerted international effort, and we have to continue our sustained efforts to deter piracy in our own regions. और गुजरात के गांधीनगर से मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवविक्रम, डिफेंस एक्सपो 2022 का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया और रक्षा मंत्री ने भी जिस तरीके से बताया कि रक्षा क्षेत्र में भारत जिस तरीके से कदम बढ़ा रहा है आत्मनिर्भरता की ओर, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज का अपडेट, उस कार्यक्रम से जुड़ी और भी कुछ खास बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल अमृता, आज का दिन डिफेंस एक्सपो के लिए बेहद खास था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनॉग्रल सेरेमनी में पहुंचे थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा अमृता, क्योंकि डिफेंस एक्सपो ये अपने आप में बेहद खास है। इसका 12वां संस्करण जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी कंपनियों के लिए है और इसमें जिन विदेशी कंपनियों के भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर हैं, उन्हीं कंपनियों को अनुमति है। तो एक तरह से जो पूरा डिफेंस एक्सपो है भारत के रक्षा उत्पादन की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करता है। इसके अलावा अमृता, इस डिफेंस एक्सपो के दौरान करीब 450 MOU और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे और देश विदेश से जो लोग आए हुए हैं, जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो शिरकत कर रहे हैं और भारत की जो रक्षा उत्पादन की शक्ति है उसमें वो देख रहे हैं। कुछ प्रतिनिधियों से, जो विदेशों से आए प्रतिनिधियों से मेरी भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जो बीते वर्षों में
रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की है वो बेमिसाल है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा अमृता, बिल्कुल, कि इस डिफेंस एक्सपो के दौरान बायलैटरल टॉक भी चल रहे हैं। बिल्कुल ना विक्रम, करीब काफी 10 अहम देशों जानकारी के आपके माध्यम से मिली हमें। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में शुरू की गई 5G दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी। गांधीनगर जिले के अटलाज शहर में गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरुआत करते हुए ये बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगा। उन्होंने स्थानीय भाषाओं के उपयोग की वकालत की ताकि अंग्रेजी से असहज लोग पीछे ना रहें। एक दशक पहले ही यहां से अभी गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इससे पहले गांधीनगर के अडलाज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिक्षकों और छात्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ क्लास में लेक्चर अटेंड किया। इस दौरान उन्होंने ये समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्र कैसे सीख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पर एक छात्र के प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से सुना। इसके अलावा उन्होंने अपने बगल में बैठे एक छात्र से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में पूरे गुजरात के पूरे साल का जितना बजट होता था उससे ज्यादा के विकास कार्य एक दिन में एक बार में यहां पे शुरू किए गए। ये योजनाएं रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर लेकर आई हैं। आ योजना अंतर्गत અમારા માછીમારોની સુરક્ષા, અમારા માછીમારોની સુવિધા, અમારા માછીમાર ભાઈઓ બહેનોને કારોબાર કરવા માટે આવશ્યક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એના માટે આપણે બળ આપ્યું અને પરિણામે આવ્યું કે 20 વર્ષમાં કોઈ પણ ગુજરાતીને ગર્વ થાય ભાઈઓ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 के उद्घाटन और राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1100 से अधिक आवासों का लोकार्पण उन्होंने किया। साथ ही इन घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी। અને મને રાજકોટ મોકલ્યો અને તમે મને વધાવી લીધો અને એ જે તમારા આશીર્વાદથી યાત્રા શરૂ થઈ, એ યાત્રા આજે ગુજરાત અને હવે દેશના વિકાસને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો અવસર બની ગઈ ભાઈઓ। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचित घोषित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में 9,385 वोट पड़े थे और इनमें से 416 वोट अवैध करार दिए गए। शशि थरूर ने चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली और खड़गे को बधाई दी। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को
7,997 वोट मिले। 7,897 7,897। डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 1072। इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के एक सच्चे सैनिक के तौर पर काम करेंगे। हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। और दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू जुड़े हैं हमारे साथ। टीपू, आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आने वाले समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए अमृता, कांग्रेस पार्टी को 24 साल के लंबे अंतराल के बाद में गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष मिला है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप पिछले 2-3 साल का घटनाक्रम पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी थी। उसके बाद में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि राहुल गांधी के मना करने के बाद गांधी परिवार से कोई सामने नहीं आ रहा है, तो फिलहाल जब अशोक गहलोत का नाम सामने आया और अशोक गहलोत का नाम लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर 30 सितंबर को जब नामांकन का आखिरी दिन था तो मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होती है और इनको कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलता है। क्योंकि आप गौर करेंगे तो देखिए जिस तरीके से राजस्थान का सियासी घटनाक्रम था, उसको देखते हुए अशोक गहलोत को अपना जो है बैकआउट करना पड़ा, लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे इस सीन में आए। लेकिन अगर खड़गे की आप बात करेंगे तो वो पूरी तरीके से जमीनी नेता है। टीपू, चूंकि ये पूरी प्रक्रिया चली और हमने देखा बहुत ही ड्रामेटिक भी रहा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब है कि आने वाले समय में अध्यक्ष के तौर पर खड़गे के सामने क्या मुख्य चुनौतियां हैं? देखिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है अमृता कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर संगठन के स्तर पे जो फेरबदल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो इन फाइटिंग को लेकर के किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा आगामी जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के अंडर वन अम्ब्रेला किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो मार्गदर्शन देते हैं, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माना जा रहा है आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं जिससे उन्हें टैकल करना होगा और कैसे करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर का रुख है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को पार्टी ने मंडी से उम्मीदवार बनाया है। 62 उम्मीदवारों की सूची में 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं। अगले 2 दिनों के भीतर बीजेपी शेष बची 6 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं। पार्टी ने कैबिनेट मंत्री समेत 11 मौजूदा विधायकों को हटाया है और 2 मंत्रियों सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया की सीटों में बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्यटन पुलिस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना के निर्माण और उन्हें प्रमुख विदेशी भाषाएं सिखाने, गाइड को प्रशिक्षित करने, बहुभाषी ऐप और पर्यटक निगरानी की पुख्ता व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आयोजित
पर्यटक पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सर्वाधिक विविधता भरा देश है। ऐसे में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि हमारे पर्यटन स्थलों पर पधारो मारे देश की संस्कृति दिखे। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटक पुलिस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देश भर के पुलिस अधिकारी व्यापक कार्य योजना बनाएं। मेरा मानना है कि जिस जिस राज्यों ने पर्यटक पुलिस दल बनाया है उसका बहुत जल्दी स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। एक लंबे समय तक उसकी ट्रेनिंग हो, उसकी कोशिश हो कि उनको अधिकतम लैंग्वेज अपन सिखा सकें। हमारे जो गाइड हैं, जितने गाइड हों उनको बहुभाषी लैंग्वेज के बारे में हमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। महिला गाइड होनी चाहिए। किस तरीके से केंद्र और राज्य मिलकर और हम अपराध मुक्त कोई भी घटना भारत के अंदर कोई विदेशी पर्यटक से न घटे, ऐसे अपने अपने राज्यों के अंदर इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का काम करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। स्थानीय सड़कें और राजमार्ग हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। We have to reduce the number of accidents on the roads। वो एक चीज से नहीं होंगी। रोड इंजीनियरिंग भी उसका पार्ट है, एजुकेशन भी उसका पार्ट है, अकाउंटेबिलिटी भी उसका पार्ट है। About 50% of the accident takes place due to the road user behavior also। एक तो सीट बेल्ट है and हेलमेट है, then drunken driving, then child restraint। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले वहां इंडिगो विमान की टेस्ट लैंडिंग कराई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली में विशेष स्वच्छता मुहिम शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र करना है। टीआरएस के पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़ बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में गौड़ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने भोपाल में अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बद्रीनाथ धाम में पूजा की। उन्होंने बद्रीनाथ में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। तमिलनाडु में विपक्षी दल एआईएडीएमके के दोनों गुट आमने सामने दिखे। उपनेता पनीरसेल्वम की मान्यता खत्म करने की मांग को लेकर दूसरे पक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है, जिसमें प्राचीन मंदिरों और धरोहर संरचनाओं का जीर्णोद्धार और छोटा रुद्रसागर झील का जीर्णोद्धार शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हरियाणा में भारतीय और नाइजीरियाई छात्रों के बीच संघर्ष पर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसमें तापमान में गिरावट आई। पूरा इलाका बर्फ की चादरों से ढका नजर आ रहा है। कुछ और अहम खबरों पर नजर।
कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। आज की दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये बातें कही। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आतंकवाद से लड़ना हर देश के लिए वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए और आतंकवाद से लड़ना संयुक्त राष्ट्र के लिए एक केंद्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बहुलता का भारतीय मॉडल एक सरल लेकिन गहरी समझ पर आधारित है। विविधता एक ऐसी खूबी है जो आपके देश को मजबूत बनाती है। And the international cooperation to fight terrorism is far from being sufficiently organized to be effective in fighting terrorist organizations. That became a global affair. Terrorism is no longer a local issue in which people do things because of, wrong ideas they have at local level. Terrorism became a global phenomenon, and our instruments to address terrorism, to fight terrorism, are not effectively coordinated at global level. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 के आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां प्रदान कर दी। मार्शल लॉ का आदेश बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा। उन्होंने अपने आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय दिया। रूस की संसद के ऊपरी सदन ने 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने के पुतिन के फैसले पर तुरंत मुहर लगा दी। मसौदा कानून में यात्रा और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध, सख्त सेंसरशिप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यापक अधिकार शामिल हो सकते हैं। रूसी नेता ने यूक्रेन में लड़ाई के मद्देनजर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना का भी आदेश दिया। रूस के लगातार मिसाइल हमलों और गोलाबारी से यूक्रेन के और अधिक गांव, कस्बों और 2 शहरों के कुछ हिस्से बिजली के बिना अंधकार में डूब गए। कीव को झुकाने के लिए मॉस्को और इसके ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बीती रात हुए हमलों से पहले यूक्रेनियों से देश के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बचाने का प्रयास करने का आग्रह किया। यूक्रेन के दक्षिण मध्य क्षेत्र में स्थित कीवी रेह में एक बिजली संयंत्र मिसाइल हमलों से बुरी तरह से नष्ट हो गया। क्रीमिया को देश से जोड़ने वाले पुल पर हमले के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है और रूस यूक्रेन के महत्वपूर्ण स्थलों, खासकर ऊर्जा संयंत्रों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात में चल रहे डिफेंस एक्सपो की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।